तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास 11 चैप्टर 2 सरल रेखा में गति। विश्व की प्रत्येक वस्तु प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से गतिमान रहती है। हमारा चलना, दौड़ना, साइकिल सवारी आदि दैनिक जीवन में दिखाई देने वाली क्रियाएं गति की कुछ उदाहरण हैं। इतना ही नहीं, निद्रावस्था में भी हमारे फेफड़ों में वायु गति का प्रवेश एवं निष्कासन, हमारी धमनियों एवं शिराओं में रुधिर का संचरण होता रहता है। हम पेड़ों से गिरते हुए पत्तों को तथा बांध से बहते हुए पानी को देखते हैं। मोटर गाड़ी और वायुयान यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाते हैं। पृथ्वी 24 घंटे में एक बार अपने अक्ष के परितः घूर्णन करती है तथा वर्ष में एक बार सूर्य की परिक्रमा पूरी करती है। सूर्य अपने ग्रहों सहित हमारी आकाश गंगा नामक मंदाकिनी में विचरण करता है तथा जो स्वयं भी स्थानीय मंदाकिनियों के समूह में गति करती हैं। इस प्रकार समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति के परिवर्तन को गति कहते हैं। समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, किसके रिस्पेक्ट में? समय के रिस्पेक्ट में वस्तु की स्थिति, उसमें परिवर्तन को गति कहते हैं। समय के साथ स्थिति कैसे परिवर्तित होती है, इस अध्याय में हम गति के बारे में पढ़ेंगे। इसलिए हमें वेग एवं त्वरण की धारणा को समझना होगा। इस अध्याय में हम अपना अध्ययन वस्तु को एक सरल रेखा के अनुदिश गति तक ही सीमित रखेंगे। इस प्रकार गति सरल रेखी गति भी होती है। एक समान त्वरित सरल रेखीय गति के लिए कुछ सरल समीकरण प्राप्त किए जा सकते हैं। अंततः गति के आपेक्षिक प्रति को समझने के लिए हमें भी आपेक्षिक गति की धारणा प्रस्तुत करेंगे। इस अध्ययन में हम भी सभी गतिमान वस्तुओं को अति सूक्ष्म मानकर बिंदु रूप में निरूपित करेंगे। यह सन्निकट तब तक मान्य होता है जब वस्तु का आकार निश्चित समय अंतराल में वस्तु द्वारा चली गई दूरी की अपेक्षा पर्याप्त रूप से कम होता है। वास्तविक जीवन में बहुत सी स्थितियों में वस्तुओं के आमाप अर्थात साइज या आकार भी कह सकते हैं कि उपेक्षा की जा सकती है। उपेक्षा की जाती है अर्थात बहुत कम है, नगण्य है और बिना अधिक त्रुटि के उन्हें एक बिंदु वस्तु माना जा सकता है। शुद्ध गति में हम काइनेटिक्स में हम वस्तु गति को कारणों पर ध्यान न देकर केवल उसकी गति का ही अध्ययन करते हैं। इस अध्याय में हम अगले अध्याय में विभिन्न प्रकार की गतियों का वर्णन किया गया है। इन गतियों कारण का अध्ययन हम 5वें अध्याय में करेंगे। अब हम चलते हैं इसमें ताक्षणिक वेग एवं चाल। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि औसत वेग से हमें ये ज्ञात होता है कि कोई वस्तु के दिए गए समय अंतराल में किसी गति से चल रही है, किंतु इससे ये पता नहीं चल पाता कि समय अंतराल के भिन्न भिन्न क्षणों पर वो किस गति से चल रही है। अतः किसी क्षण t पर वेग के लिए हम ताक्षणिक वेग या केवल वेग v को परिभाषित करते हैं। गतिमान वस्तु का ताक्षणिक वेग उसके औसत वेग के बराबर होगा यदि दो समयों t तथा t प्लस डेल्टा t के बीच का अंतराल डेल्टा t अनंतः सूक्ष्म हो। अत्यंत सूक्ष्म मतलब अनंत सूक्ष्म उन्होंने लिख दिया यहाँ पर। गणितीय विधि से हम इस कथन को निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। v इक्वल लिमिट डेल्टा t से 0 तक डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। अब इसकी लिमिट लगाएंगे तो अपन के पास आएगा स्मॉल जो अनंत सूक्ष्म है, इसलिए हम डी लिख दिया, डेल्टा से भी बहुत सूक्ष्म, डी एक्स डिवाइड बाई डी टी। यहाँ प्रति की लिमिट डेल्टा टी से 0 तक तात्पर्य दाईं ओर से स्थित राशि जैसे डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी का वह मान जो डेल्टा टी के मान को शून्य की ओर डेल्टा टी को शून्य की ओर प्रवृत्त करने पर प्राप्त होगा। एक कलन गणित की भाषा में समीकरण दाईं की ओर की राशि डी एक्स अपॉन डी टी एक्स का डी के सापेक्ष अवकलन गुणांक है, मतलब डिफरेंशिएशन एफिशिएंट है। डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको एक छोटी सी चीज़ को डिफरेंशिएट करके और उसके बाद में उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो इससे पूरे के लिए वो प्राप्त हो जाएगा। ये गुणांक उस क्षण वस्तु की स्थिति को परिवर्तन की दर होती है। किसी क्षण पर वस्तु का वेग निकालने के लिए हम समीकरण 2.1 का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए ग्राफिक या गणितीय विधि को प्रयोग में लाते हैं। ग्राफिक विधि है, एक गणितीय विधि है, दोनों का उपयोग करेंगे आगे। मान लीजिए कि हम गतिमान कार का वेग t = 4 सेकेंड बिंदु P पर निकालना चाहते हैं। पहले हमें t = 4 सेकेंड को केंद्र में रखकर डेल्टा t को 2s लेंगे, 2 सेकेंड लेंगे। औसत वेग की परिभाषा के अनुसार सरल रेखा में P1 P2 चित्र 2.1 की प्रवणता 3 सेकेंड से 5 सेकेंड के अंतराल में वस्तु के औसत वेग को व्यक्त करेगी। और जैसे ये रहा है चित्र। अब हम डेल्टा टी के मान को 2 सेकंड से घटाकर 1 सेकंड कर देते हैं तो P1 P2 रेखा Q1 Q2 हो जाती है, मतलब वो P से P2 में परिवर्तित हो गई, Q1 से Q2 परिवर्तन, इसे गति कहेंगे। और इसकी प्रवणता अर्थात इसकी जो ढाल है 3.5 सेकंड से 4.5 सेकंड अंतराल में औसत वेग का मान देगी। अंततः सीमांत मान
डेल्टा टी से 0 की परिस्थिति में रेखा P1 P2 स्थिति समय वक्र के बिंदु P पर स्पर्श रेखा हो जाती है। इस प्रकार t = 4 सेकंड क्षण पर कार का वेग इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता के बराबर होगा। मतलब प्रवणता मतलब जो ढाल होती है, जैसे यहाँ पे P1 देखिए Q1 हो गई। अभी उसकी ये जो ढाल है tan थीटा के निरूपित करते हैं, इसको आगे देखेंगे। यद्यपि ग्राफिक विधि में इसे प्रदर्शित करना कुछ कठिन है, यद्यपि इसके लिए हम गणितीय विधि का उपयोग करें तो सीमांत प्रक्रिया आसानी से समझी जा सकती है। चित्र 2.1 में खींचे गए ग्राफ के लिए x = 0.8 t3 है। t इसमें t क्यूब लगा दिया उन्होंने, t क्यूब है। सारणी 2.1 t = 4 सेकंड को केंद्र में रखकर डेल्टा t = 2.0 सेकंड, 1.0 सेकंड, 0.5 सेकंड, 0.1 सेकंड तथा 0.01 सेकंड उसका भी 1/10वां भाग के लिए डेल्टा x / डेल्टा t के मूल्यों को दर्शाया गया। दूसरे और तीसरे कॉलम t1 = t - डेल्टा t / 2 तथा t2 = t - डेल्टा t / 2 अर्थात चौथे अथवा पाँचवें कॉलम के x के तदनुरूप मानो, अर्थात x t1 = 0.08 t की पावर जिसमें 3 लगा रखी और t13 t की पावर क्यूब 1 तथा x t2 = 0.03 t32 को दिखलाया गया है। छठे कॉलम के अंतराल डेल्टा x = x t2 - x t1 को तथा अंतिम कॉलम में डेल्टा x एवं डेल्टा t के अनुपात को व्यक्त किया गया है, जैसा कि ये दिखाया गया इन्होंने। और यह अनुपात प्रथम कॉलम के अंकित डेल्टा t के भिन्न भिन्न मानों को संगत औसत वेग का मान है। सारणी 2.1 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे डेल्टा t का मान 2.0 सेकंड से घटाते घटाते 0.01 सेकंड करते हैं तो औसत वेग अंततः सीमांत मान 3.84 मीटर सेकंड इनवर्स मतलब मीटर प्रति सेकंड के बराबर हो जाता है, जो t = 4 सेकंड पर कार का वेग, अर्थात t = 4 सेकंड पर dx dt का मान। इस प्रकार गति के हर क्षण के लिए हम कार का वेग निकाल सकते हैं। ये बात ध्यान देने योग्य है कि वस्तु का तात्क्षणिक वेग निकालने के लिए ग्राफिक विधि सदैव सुविधाजनक नहीं होती। ग्राफिक विधि हर बार यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसे बहुत टाइम टेकिंग होती है। इस विधि ग्राफिक विधि से हम गतिमान वस्तु को स्थिति समय वक्र ग्राफ को सावधानीपूर्वक खींचते हैं। देखा, सावधानीपूर्वक इसलिए देर भी लग सकती है। तथा डेल्टा टी को उत्तरोत्तर कम करते हुए वस्तु के औसत वेग v बार की गणना करते हैं। भिन्न भिन्न क्षणों पर वस्तुओं का वेग निकालना बहुत आसान हो जाता है जब भिन्न भिन्न समयों पर हमारे पास वस्तु की स्थिति पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध हों अथवा वस्तु की स्थिति का समय के फलन के रूप में हमारे पास यथार्थ व्यंजक उपलब्ध हो। ऐसी स्थिति में उपलब्ध आंकड़ों का उपयोग करते हुए समय अंतराल डेल्टा टी को क्रमशः सूक्ष्म करते हुए डेल्टा x / डेल्टा टी का मान निकालते जाएंगे। अंततः सारणी 2.1 में दर्शाई विधि अंतर्गत डेल्टा x / डेल्टा टी का सीमांत मान प्राप्त कर लेंगे। सीमांत मान उसका अंत है ही नहीं, फिर सीमा का भी जहाँ तक होता है डेल्टा x / डेल्टा मतलब dx / dt तक लेके जाए। अन्यथा किसी दिए गए व्यंजक के लिए अवकल गणित का उपयोग करें गतिमान वस्तु को भिन्न भिन्न क्षणों के लिए dx / dt गणना कर लेंगे अवकल गणित का उपयोग करके। अब ये गणितीय विधि हो गई, वो उसमें ग्राफी विधि थी, इससे जल्दी निकल के आएगा। dx / dt की गणना कर लेंगे जैसा कि उदाहरण 2.1 में बताया गया, जैसे इन्होंने कर दिया। अब ये x अक्ष की गतिमान वस्तु की निम्नलिखित सूत्र से व्यक्त की जाती है। x = a + bt², यहाँ a = 8.5 मीटर, b = 2.5 मीटर सेकंड इनवर्स मतलब ये जो त्वरण है इसका, तथा समय t को सेकंड में व्यक्त किया गया। t = 0 सेकंड तथा t = 2.0 सेकंड। और क्षणों पर वस्तु का वेग क्या होगा, t = 2 सेकंड तथा t = 4 सेकंड के मध्य समय अंतराल का वस्तु का औसत वेग क्या होगा। अब कलगत की पद्धति के अनुसार इसका हम देखते हैं। v = dx / dt, d = dt। अब a + bt², 2bt = 5.0 टाइम मीटर सेकंड इनवर्स, या इसको ऐसे लिख सकते हैं मीटर सेकंड इनवर्स। t है मतलब ये टाइम है इसका, मीटर सेकंड इनवर्स या मीटर प्रति सेकंड लिख सकते हैं। t = 0 सेकंड क्षण के लिए v = 0 मीटर प्रति सेकंड तथा t = 2.0 सेकंड समय पर v = 10 मीटर सेकंड इनवर्स या मीटर प्रति सेकंड लिख सकते हैं। औसत वेग x t2 - x t1 / t2 - t1, तो x 4.0 - x 2.0 / 4.0 - 2.0। तो अब यहाँ पर आ जाएगा a, उसको सॉल्व करेंगे तो a + 16b a + 4b। अब पूछो कैसे आया, a - b a + b
इसलिए इसमें इन्होंने सूत्र लगा के निकाल दिया। और 2.0 नीचे वो तो सरल ही 6.0 भी 6.0 और 2.5 इन्होंने यहाँ पे वो किया है और इसमें निकाल दिया 15 मीटर सेकंड इनवर्स। ध्यान दीजिए, एक समान गति में हर समय तात्क्षणिक वेग का वही मान होता है जो औसत वेग का होता है। तात्क्षणिक वेग का वही मान होता है जो औसत वेग का होता है। एक समान गति, जब एक समान गति हो उसमें कोई भिन्नता ना आ रही। उन्होंने इसका 6.0 इंटू 2.5 गुणा करके 15 मीटर प्रति सेकंड निकाल दिया है। तात्क्षणिक चाल या केवल चाल गतिमान वस्तु को वेग का परिमाण है, मतलब मैग्नीट्यूड है। उदाहरण के तौर पर वेग +24 मीटर सेकंड इनवर्स तथा -24 मीटर सेकंड इनवर्स दोनों का प्रत्येक परिमाण 24 मीटर सेकंड इनवर्स होगा। यहाँ ये तथ्य ध्यान में रखना है कि जहाँ किसी सीमित समय अंतराल की वस्तु की औसत चाल उसके औसत वेग के परिमाण की या तो बराबर होती है या उससे अधिक होती है, वहीं किसी क्षण पर वस्तु का तात्क्षणिक चाल उस क्षण पर उसके तात्क्षणिक वेग के परिमाण के बराबर होता है। ऐसा क्यों होता है, अब आगे इसकी जानकारी देंगे। त्वरण, समान वस्तु गति में अवधि उसके वेग में परिवर्तन होता रहता है। वेग में हो रहे परिवर्तन कैसे व्यक्त करेंगे? वेग में हो रहे इस परिवर्तन को समय के सापेक्ष व्यक्त करना चाहिए या दूरी के सापेक्ष। इस समस्या में गैलीलियो के समय भी थी। गैलीलियो ने पहले ये सोचा कि वेग में हो रहे परिवर्तन को, इस दर को दूरी के सापेक्ष व्यक्त किया जा सकता है, परंतु जब उन्होंने मुक्त रूप से गिरती हुई नत समतल पर गतिमान वस्तुओं को गति विधिवत अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि समय के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर का मान मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तुओं के लिए स्थिर रहता है, जबकि दूरी के सापेक्ष वस्तु का वेग परिवर्तन स्थिर नहीं रहता। जैसे जैसे गिरती हुई वस्तु की दूरी बढ़ती वैसे वैसे ये मान घटता जाता है। इस अध्ययन में त्वरण की वर्तमान धारणा को जन्म दिया, जिसके अनुसार त्वरण को हम समय के सापेक्ष वेग परिवर्तन के रूप में परिभाषित करते हैं। जब किसी वस्तु का वेग समय के सापेक्ष बदलता है तो हम कहते हैं कि उसमें त्वरण हो रहा है। मतलब दो वेगों का, जैसे इसमें नीचे लिखा रखा था v2 - v1, तो ये उसका परिणाम ही आएगा डेल्टा v, नेट वेग, वो होता है त्वरण। तो हम कहते हैं कि उसमें त्वरण हो रहा है। वेग में परिवर्तन तत्संबंधित समय अंतराल में अनुपात को हम औसत त्वरण कहते हैं। इसे ए बार से प्रदर्शित करते हैं, ए से प्रदर्शित कर सकते हैं। ए बार = v2 - v1 / t2 - t1 = डेल्टा v / डेल्टा t। यहाँ t1, t2 क्षणों पर वस्तु का वेग क्रमशः v1 तथा v2 है। यह एकांक समय में वेग में औसत परिवर्तन होता है। त्वरण का ऐसा ही मात्रक मीटर सेकंड -2 है, मीटर सेकंड स्क्वायर है, या फिर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। वेग समय vt ग्राफ से हम वस्तु का औसत त्वरण निकाल सकते हैं। यह किस प्रकार के ग्राफ में, वो सरल रेखा की प्रवणता के बराबर होता है जो बिंदु v2, t2 को बिंदु v1, t2 से जोड़ती है। तात्क्षणिक त्वरण, जिस प्रकार हमने पूर्व में तात्क्षणिक वेग की व्याख्या की उसी प्रकार तात्क्षणिक त्वरण को भी परिभाषित करते हैं। वस्तु के तात्क्षणिक त्वरण को ए से चिन्हित करते हैं, ए = लिमिट डेल्टा t से 0, डेल्टा v / डेल्टा t = dv/dt। vt ग्राफ में किसी क्षण वस्तु का त्वरण उस क्षण वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता के बराबर होता है। चूँकि वेग एक सदिश राशि है जिसमें दिशा एवं परिमाण दोनों होते हैं, अतः वेग परिवर्तन में इनमें से कोई एक अथवा दोनों निहित हो सकते हैं। अतः यह तो चाल परिमाण में परिवर्तन, दिशा में परिवर्तन अथवा इन दोनों में परिवर्तन त्वरण का उद्भव हो सकता है। इनके के चाल में परिवर्तन हो सकता है या दिशा में परिवर्तन हो सकता है। दोनों में परिवर्तन का त्वरण का उद्भव हो सकता है। वेग के समान भी त्वरण धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकता है। इस प्रकार के त्वरण संबंधी स्थिति समय, मतलब स्थिति समय ग्राफों को चित्रों 2.2a, 2.2b और 2.2c में दर्शाया गया। चित्रों से स्पष्ट है कि धनात्मक त्वरण के लिए xt ग्राफ ऊपर की ओर वक्रित है, किंतु ऋणात्मक त्वरण के लिए ग्राफ नीचे की ओर वक्रित होगा। यहाँ ये तो शून्य त्वरण के लिए xt पर ग्राफ पर एक सरल रेखा होगी क्योंकि उसमें कोई त्वरण नहीं, एक समान से गति चल रही है। जैसा ये रहा, ए ऊपर की ओर वक्र गया है, टी जो बी है उसमें टी ऊपर जो आया वापस से मेन यहाँ पे गया, उसके बाद फिर नीचे आया, और एक सरल रेखा में गति यहाँ की।
ऐसी गति के लिए स्थिति समय ग्राफ जिसके लिए त्वरण धनात्मक है, त्वरण ऋणात्मक है, त्वरण शून्य। सी में देखो ए बी सी तीनों दिखा दिए। यद्यपि गतिमान वस्तु का त्वरण उस समय के साथ साथ बदल सकता है, परंतु सुविधा के लिए इस अध्याय में गति संबंधी हमारा अध्ययन मात्र स्थिर त्वरण तक ही सीमित रहेगा। केवल सुविधा के लिए इस अध्याय में गति हमारा अध्ययन स्थिर त्वरण के लिए, मतलब कि जो उसमें सिचुएटेड होगा स्टैटिक एक्सेलरेशन, उसी तक लिमिट रहेगी, आगे नहीं जाएंगे। इस स्थिति में औसत त्वरण ए बार का मान गति की अवधि में स्थिर त्वरण के मान के बराबर होगा। ठीक है। यदि क्षण t = 0 पर वस्तु का वेग v 0 तथा t क्षण पर उसका वेग v हो, त्वरण a बार v माइनस v0 डिवाइड बाई t माइनस 0 होगा। अतः v v0 प्लस at। अब आप ये देखेंगे कुछ सरल उदाहरणों में वेग समय ग्राफ कैसा दिखलाई देता है। चित्र 2.3 में स्थिर त्वरण के लिए 4 अलग अलग स्थितियों में v-t ग्राफ दिखाए गए हैं। अब इधर देखते हैं हम। पहला v0 सरल रेखा हम गति v और t के बाद एक इन्होंने खींचा v0 ऊपर और v नीचे, तो अब इसकी सरल रेखा हम गति नीचे, तो ये बना। अब इसको हम इसमें पढ़ के बताएं। कोई वस्तु धनात्मक दिशा में धनात्मक त्वरण से गतिमान है, कोई वस्तु धनात्मक दिशा में धनात्मक त्वरण से विद्यमान है। ये रही धनात्मक दिशा में धनात्मक त्वरण से विद्यमान है, तो सीधी रेखा इसमें खींची और जब इसका पूरा लिया गया तो एक चतुर्भुज का रूप बन गया। कोई वस्तु धनात्मक दिशा में ऋणात्मक त्वरण से गतिमान है, तो कैसा बनेगा? धनात्मक दिशा में ऋणात्मक त्वरण, ऋणात्मक मतलब वो नीचे आ रही है इस तरफ, अब गतिमान है, तो ये बनेगा, तो इसमें ट्रायंगल बन गया है। बी से हमने ताक्षणिक वेग इसमें करा तो ये बन गया, और इसके नीचे डायरेक्ट तो मतलब एक वो बनेगा, त्रिभुज बन गया। अब है कोई वस्तु ऋणात्मक दिशा से ऋणात्मक त्वरण से गतिमान है, फिर भी चतुर्भुज बनेगा, अब उल्टा बन जाएगा नीचे की ओर। देखिए यहाँ पर बन गया चतुर्भुज। अब डी, कोई वस्तु t1 समय तक धनात्मक दिशा, कोई वस्तु t1 समय तक धनात्मक दिशा में चलती है, फिर ऋणात्मक दिशा में ऋणात्मक त्वरण के साथ गतिमान है। t1 समय तक धनात्मक दिशा में चलती है और ऋणात्मक दिशा में ऋणात्मक त्वरण के साथ गतिमान है। आप देखते हैं इसमें क्या होगा। पहले धनात्मक त्वरण से ऋणात्मक त्वरण से धनात्मक दिशा में विद्यमान है, तब यहाँ तक आया, उसके सापेक्ष थोड़ी देर t1 समय के पश्चात वो उसी ऋणात्मक त्वरण से ऋणात्मक दिशा में गतिमान है, तब ये आया। तब एक सीधा हमको एक त्रिभुज मिलता है, उसी का सापेक्ष लंब करता हुआ पलट के t2 t1 और इधर कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, वो ले लें यहाँ पर साइड में, तो जो इसके समलंब है, ये भी अब दो त्रिभुज मिलेंगे, समकोण त्रिभुज होंगे। ये भी इधर से देख लीजिए समकोण त्रिभुज है, ये बड़ा समकोण त्रिभुज है, जस्ट उसके छोटा त्रिभुज यहाँ पर लिया है। अलग अलग ग्राफिक। किसी गतिमान वस्तु वेग समय ग्राफ का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि वीटी ग्राफ वे मतलब वेलोसिटी और टी फॉर टाइम ग्राफ के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रफल वस्तु को विस्थापन व्यक्त करती है। क्षेत्रफल वस्तु का विस्थापन व्यक्त करती है, विस्थापन। इस कथन की सामान्य उत्पत्ति के लिए अवकल गणित की आवश्यकता पड़ती है, डिफरेंशिएशन की आवश्यकता पड़ती है। तथापि सुगमता के लिए स्थिर वेग u को गतिमान वस्तु पर विचार करके इस कथन की सत्यता प्रमाणित कर सकते हैं। इसका वेग समय ग्राफ चित्र 2.4 में दिखाया गया है। अब देखते हैं 2.4 ये रहा vt। u गति से कोई वस्तु गतिमान है, t समय दे गई है, सीधी गति है, कोई बात नहीं। इधर तो नीचे का जो ये क्षेत्रफल जो काला काला है, ये इस पर जो क्षेत्रफल है वो कवर है, इसको विस्थापन कहते हैं। चित्र में वीटी वक्र समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है। t = 0 से t = कैपिटल T की मध्य रेखा इस अंतर्गत में आने वाला क्षेत्रफल है, और उस आयत का क्षेत्रफल कवर है जिसकी ऊंचाई u तथा आधार t है। अतः क्षेत्रफल u × कैपिटल T = ut जो इस समय वस्तु को विस्थापन को व्यक्त करता है। मैं बोला विस्थापन को व्यक्त करेगा। पहले वस्तु यहाँ पर थी u पॉइंट पर, और यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिया नहीं, वो मान लेते हैं इसको। वहाँ तक जाने में जो उसको क्षेत्रफल व्यक्त हुआ है, क्षेत्रफल u और t यानी v × t, और जो इसकी जो ऊंचाई है v, इधर और t,
मतलब वेलोसिटी इंटू टाइम इक्वल टू विस्थापन जो उसका होगा, यहाँ से यहाँ तक जो उसको बीच स्टेबल की जो दूरी है उसको विस्थापन कहते हैं। बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं इसमें पूरा। कोई क्षेत्रफल दूरी के बराबर कैसे हो सकता है, सोचिए। दोनों निर्देशांक अक्षों के अनुदिश जो राशियाँ अंकित की गई, यद्यपि आप उनकी विमा पर ध्यान देंगे तो आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। ध्यान दीजिए, इस अध्याय में हम अनेक स्थानों पर खींचे गए एक्स टी, वी टी तथा ए टी ग्राफों में कुछ बिंदु पर तीक्ष्ण मोड़ है। इसका आशय ये है कि दिए गए फ्लोर में इन बिंदुओं पर अवकलन नहीं निकाला जा सकता, मतलब उस पर हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। बहुत तीक्ष्ण बिंदु मतलब बहुत तेज़ी से उसमें परिवर्तन, परंतु किसी वास्तविक परिस्थिति में सभी ग्राफ निष्कोण वक्र होंगे, निष्कोण वक्र, कोण नहीं बनेगा उसमें, और उनके सभी बिंदु पर फलनों के अवकलन प्राप्त किया जा सकता है। फलनों का अवकलन मतलब हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब इसका अभिप्राय ये है कि वेग तथा त्वरण किसी क्षण सहसा नहीं बदल सकते, कि त्वरण किसी क्षण सहसा नहीं, मतलब एकदम से नहीं बदल सकते। परिवर्तन सदैव सतत होता है, मतलब धीरे धीरे होगा, क्रम बाय क्रम होगा, एकदम सतत नहीं हो जाएगा, एकदम अचानक से नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब इसको पार्ट 2 में करेंगे, वीडियो लंबी हो गई बहुत।